गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है क्या आप लोगों तक? ठीक है, ऑडिबल हूं मैं? ग्रुप चैट डिसेबल है, रुको मैं ग्रुप चैट को डिसेबल है चैट। ग्रुप चैट जरूरत नहीं है सर, होस्ट को तो कर ही सकते हैं ना मैसेज। तो होस्ट को रहने दीजिए, ठीक है। आप होस्ट इनको होस्ट को मैसेज कर सकते हो, ऐसे करते हो, ठीक है चलेगा। ग्रुप कॉल ग्रुप चैट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ठीक है, मेरा नाम है आशुतोष सिंह और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर्स वेव के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें क्या फिर? आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स समय का पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे आप लोग। अब तक आपने क्या किया? अब तक की बात करूं तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे, ईएमआई के बारे में बात कर रहे थे, वेव के बारे में बात कर रहे थे, एसी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बातें किया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर जो लाइट है, जैसे कि नॉर्मल लाइट की बात करूं मैं, तो लाइट कैसे बिहेव करता है, तो उसके बिहेवियर को लेकर हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो पढ़ रहे होते हैं। ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं या 9-10 में भी आपने पढ़ा था कि अगर मान लिया जाए कोई लाइट इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट बैक करता है तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, अलग अलग फिनोमेना लाइट के लिए पढ़ रखा है। आने वाले टाइम में वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ोगे आप लोग, वो भी एक फिनोमेना पढ़ने वाले हो, ये हो सकता है पढ़ लिया हो आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स। अब आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे लाइट के एक डिफरेंट बिहेवियर के बारे में रीड करने वाले हैं। किस तरह के बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं? तो देखो, लाइट के बारे में हम लोग बोलते हैं लाइट दो तरीके से हो सकता है। आइदर लाइट वेव भी हो सकता है और लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव भी करता है, यानी पार्टिकल नेचर भी शो करता है और साथ ही साथ वो वेव नेचर भी शो करता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी दिया। उनका थ्योरी क्या था? बहुत सिंपल सा थ्योरी था। सिंपल इन द सेंस कि ये ऐसी थ्योरी थी जिसने साइंस को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो आज के लेक्चर में हम उनका क्या कहना था। उनका सिंपल सा ये बोलना था कि देखो, लाइट एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। अब पार्टिकल मतलब कैसा पार्टिकल? क्या रियल पार्टिकल जिसके पास मास होता है? तो आंसर है नहीं। उनका कहना था कि लाइट इज मेड ऑफ फोटोन। क्या नाम दिया उन्होंने? फोटोन दिया। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट था ये, कुछ इस तरीके से था। ये सब हम लोगों ने क्या बोला? इसे हम लोगों ने बोला फोटोन बोला। फोटोन यानी उन्होंने बोला कि लाइट जो हमारे सामने आ रहा है, जितने भी लाइट आप आसपास देख रहे हो, सारे लाइट किससे मिलकर बने हुए हैं? फोटोन से मिलकर बने हुए हैं। तो फोटोन है क्या सर? क्वेश्चन ही अराइज हो रहा है। जब उन्होंने बोला कि फोटोन से मिलकर बना है, तो फोटोन है क्या? तो फोटोन क्या है? तो फोटोन बोला ये क्या है? फोटोन फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ऐसा समझ लो कि आपके सामने कई सारे बॉल पड़े हुए हैं। लाइट को बॉल की तरह इमेजिनेशन करो। एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, बॉल की तरह कोई लाइट आ रहा है इस तरीके से। ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल। अब उनका कहना था कि ये जो लाइट बन रखा है फोटोन से बना हुआ है। और फोटोन कोई मास जैसा कुछ नहीं, बॉडी ये क्या है? एक एनर्जी का पैकेट की तरह है। उस पैकेट की बात करो तो फोटोन क्या है? तो फोटोन के बारे में उन्होंने बोला फोटोन इज एनर्जी पैकेट। फोटोन इज एनर्जी पैकेट। तो ये इनका स्टेटमेंट था कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। सबसे पहले थ्योरी उन्होंने लाइट को लेकर दिया। लाइट के बारे में उन्होंने ये बोला लाइट इज मेड ऑफ ए फोटोन एंड फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो हम लोग इसे बोलते हैं आपका फोटोन। फोटोन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एनर्जी पैकेट। समझ में आ गया? क्लियर हो चुका है? यहां तक स्टेटमेंट की तरह इसे देखेंगे फिलहाल। आइंस्टाइन की स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि फोटोन से मिलकर बना हुआ है। अब उनका क्या एक ऑब्जर्वेशन था। उनका ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था कि जब किसी सरफेस पर आपने फोटोन को इंसिडेंट कराया, जब किसी सरफेस पे फोटोन, फोटोन मतलब फिर से बोलूंगा, फोटोन का मतलब एनर्जी का पैकेट। और वो फोटोन क्या है? फोटोन जिससे लाइट बना हुआ है उसे हम लोग फोटोन बोल रहे होते हैं। तो जो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया जब लाइट किसी सरफेस पर गिर रहा होता है, ये लाइट हुआ, इस लाइट जब ये सरफेस पे इंसिडेंट किया, तो आपने या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस अगर यहाँ पर मटेरियल है, सरफेस है, तो सरफेस है तो आपको समझ में आ रहा होता है कि सरफेस में एटम होते हैं। एटम के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। बेसिक इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये फोटोन इंसिडेंट किया, तो उन्होंने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा है। इसी फिनोमिना को उन्होंने नाम दिया, इस फिनोमिना का नाम क्या दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो टॉपिक स्टार्ट करता हूं।
टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का नाम लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो स्टेटमेंट सिंपल सा है, व्हेन, स्टेटमेंट लिखना, स्लोली स्लोली बोल रहा हूं, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, then electron may eject from the surface। तो वर्ड्स को ध्यान से सुनना, when photon incident on a, when a light incident on a surface, या when photon, क्योंकि लाइट फोटोन से बना हुआ है, तो when photon incident on a surface, then electrons may eject, eject में बाहर आना, इलेक्ट्रॉन में eject from the surface। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड है मे का क्या मतलब हुआ कि शायद आ जाए बाहर, आएगा कोई जरूरी नहीं, लेकिन आ सकता है। अब कब आ सकता है, नहीं आ सकता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर में। अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस चैप्टर को। उनका कहना था कि जब लाइट इंसिडेंट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। समझ में आया? वही इलेक्ट्रॉन जो आपने पढ़ा है। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। और मास क्या होता है? मास होता है 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg। जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के जमाने से आप लोग पढ़ते आए वही इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो व्हेनेवर लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स में इजेक्ट आउट फ्रॉम द सरफेस। ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अब इस इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, नॉर्मल भी इलेक्ट्रॉन होता है, करंट में फ्लो करता है, वहां भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो उन्होंने क्या बोला है, काम करते हैं इसको अलग से नाम दे देते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये फोटोन की वजह से बाहर निकला है। इसका नाम दे दिया गया इस इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजी टॉपिक है आज का। इजी टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आप 45 मिनट से 1 आवर पढ़ लो तो समझ लो कि जेई मेंस हो चाहे नीट के पेपर की बात कर रहा हूँ, 100% क्वेश्चन है कि फोटोन से आना ही आना है। प्रीवियस ईयर खोल कर देखना आप लोग, जेई मेंस का भी, नीट का भी। और ये बहुत ही कम टाइम में स्कोर कराने वाला चैप्टर है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो इसका तो समझ लो सारे क्वेश्चन करने के लिए आप लोग तैयार रहोगे इस चैप्टर में। तो समझ में आया? रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। कहानी सिंपल सा, फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब कब आएगा कब नहीं आएगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया कि किस फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब, जब चैट में रिस्पॉन्स करना तो मुझे पता चल रहा होगा। मैं आपको चैट पढ़ सकता हूँ यहाँ पर। यस सर, समझ में आ गया। सौम्यजीत है, और ज्वाइन कौन कौन कर रखा है वैसे देखने दो। वर्षा है, बेंक्यू, थोड़ा नाम चेंज कर लो, रीनेम कर लो, ठीक है। ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, नसरीन, पंकज, प्रतिमा। ठीक है चलो, तो यहां तक समझ में आ गया फोटोन का बाहर निकलना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। अब उन्होंने क्या क्या बोला देखो, छोटे थ्योरी करते हैं, एक काम करते हैं। मान लो कि आइंस्टाइन की जगह आप थे, कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1905, यानी अभी से लगभग लगभग 120 ईयर्स पहले, 120 साल पहले। अभी से मान लो कि उनकी जगह आप थे और आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो, सबसे पहला तो स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। उन्होंने पहले बोला कि फोटोन की एनर्जी होती है। फोटोन की क्या एनर्जी होती है? तो फोटोन की एनर्जी होती है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ये होता है hc डिवाइड बाय लैम्डा। h क्या होता है? तो h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या होता है h का? h का वैल्यू होता है 6.634 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। 6.634 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। इसे हम लोगों में h से, c क्या है? c इज स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है? 3 इंटू 10 टू पावर 8। लैम्डा इज अ वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका? लाइट का। जिस भी तरीके का आपने लाइट यूज किया है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc बाई लैम्डा। एक स्टेटमेंट था उनका, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। इसे भी लिख लेना आप लोग, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc डिवाइड बाई लैम्डा। अब इसके आगे दोबारा बात करूंगा इसके बारे में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
अब उनका कहना था फिर से फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी एक पैकेट की तरह है। अब यहाँ पर अगर उन्होंने क्या देखा, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन्स थे, एक ही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनका ऑब्जर्वेशन के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम लोग कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन पार्ट भी और ऑब्जर्वेशन पार्ट भी। तो देखो, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मान लो उन्होंने किया इस तरीके से, कुछ आप भी सोचना, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, आप कंक्लूजन के बारे में सोचना, ठीक है। मान लो मैं बोलूंगा एक इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फोटोन था। मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कहाँ निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी है, बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी है, लेट सपोज मैं उसका नाम दे, वो है आपका 2 जूल। एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा होता नहीं है, बहुत इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा होता है वैल्यू, एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं बस, जूल से आप लोग फेमिलियर है इसलिए जूल ले रहा हूं फिलहाल। मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए 2 जूल का रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट किया, एक फोटोन इंसिडेंट किया, कितने किया, ये किया 1.5 जूल का। आंसर करो, क्या लिखा होगा आइंस्टाइन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या दिखा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलता दिखा होगा या नहीं दिखा होगा, यस और नो में आंसर करना, रिस्पॉन्स करना, बोलो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, चैट देखा बोलो यस और नो। सोच लो, 2 जूल का रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड 2 जूल है, समझिए, सोचो, रिस्पॉन्स आ रहा है आपके साइड से भी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यानी समझ लो कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, इलेक्ट्रॉन्स की तरह सोचो अपने आप को। मैं बोलूंगा आपको क्लासरूम के बाहर जाने के लिए रिक्वायरमेंट कितने का है, 2 जूल का है। आपको एनर्जी कितना मिल रहा है, 1.5 जूल मिल रहा है, कौन बड़ा, 2 या 1.5, 2 बड़ा है, समझ में आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर ये 1.5 जूल का एक फोटोन, 1.5 जूल का एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन में इंसिडेंट करेगा, इसको बाहर जाने का जो एनर्जी है, सरफेस से बाहर जाने का जो एनर्जी है वो 2 जूल चाहिए, मिल रहा है 1.5 जूल, तो क्या ये बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सिंपल से कहानी, बोलो बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, यस और नो। अनस सिंह बोलो क्या आंसर है, यस और नो, बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, पंकज। प्रतिमा बोलो क्या है आंसर, मैं ही बात करता हूँ, देख लो, रिक्वायर्ड है 2 जूल का, समझ में आ रहा है। ऐसे सोचो, मार्केट में गए, मार्केट में गए, कोई सामान 20 रुपीज में मिल रहा है, आप लेके निकले हो 15 रुपीज, क्या आप उस सामान ले पाओगे क्या कभी भी, यस सर, सामान ले पाओगे। वही बात यहाँ पर हो रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए 2 जूल का रिक्वायरमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन को 2 जूल चाहिए, तभी वो बाहर निकल पाएगा। देखिए है कितना मिल रहा है उसको, 1.5 मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, अगर 1.5 जूल मिल रहा है इससे, तो ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्यों नहीं निकल पाएगा, तो लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है, लॉजिक ये है यहाँ पर कि रिक्वायर्ड एनर्जी से ये, इसकी एनर्जी बहुत कम है, इस वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। हम लोग बिल्कुल समझ लो कि आइंस्टाइन की जगह एक्सपेरिमेंट कर, उस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, समझ में आ चुका है आप लोगों को, क्लियर हो गया यहाँ तक। मान लो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था ये, सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये किया उन्होंने, अब उन्होंने बोला एक काम करते हैं, एक फोटोन गिराया 1.5 जूल का, 2 जूल रिक्वायर्ड था, नहीं निकल पाया इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या किया, बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं काम करता हूं, यहाँ पर 2 फोटोन गिरा देंगे, 2 फोटोन कितने कितने का, एक है 1.5 जूल का, ये भी है 1.5 जूल का, और टोटल कितना है जरा बताओ, 1.5 प्लस 1.5 टोटल कितना गिरा, 3 गिरा। चाहिए कितना था बाहर निकलने के लिए, आंसर करो, बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट कितना था, रिक्वायर्ड था 2 जूल, गिर कितना रहा है टोटल, तो गिर रहा है यहाँ पर फोटोन 3 जूल का गिर रहा है, तो अब निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, जरा आंसर करो, फिर से मुझे तो आपको मौका देता हूँ, बोलो आंसर कर रहे थे, अब बोलो फिर से, निकलेगा या नहीं निकलेगा, 1.5 जूल, 1.5 जूल,
3 जूल हो गया टोटल। अब मान लो कि थ्योरेटिकली आप इसे देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ सर 1.5 जूल 1.5 जूल 3 जूल का इंसिडेंट किया। रिक्वायरमेंट कितने का है, तो रिक्वायरमेंट है 2 जूल का रिक्वायरमेंट है। अगर 2 जूल का रिक्वायरमेंट है, 3 जूल गिर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। तो नहीं निकला, यानी उनको समझ में कुछ आया होगा। कंक्लूजन पार्ट में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। यानी एक फोटोन 1.5 जूल का, दूसरा फोटोन 1.5 जूल का, टोटल 3 जूल का है, और लेकिन रिक्वायरमेंट 2 जूल का है, तब भी ये नहीं निकल पा रहा है। कुछ तो रहा होगा, देखेंगे क्या हुआ होगा। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को फिर से रिक्वायर्ड एनर्जी कितने का है, ये है 2 जूल का है। उन्होंने बोला कि काम करता हूं मैं 3 जूल का ही मैं डाल देता हूं इस बार, जैसे टोटल, यानी एक ही फोटोन डाला उन्होंने, एक फोटोन डाला, कितने का डाला, एक फोटोन 3 जूल का फोटोन डाल दिया। एक जैसे ही उन्होंने 3 जूल का फोटोन डाला, उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गया। यहां बाहर नहीं आया, यहां भी बाहर नहीं आया, लेकिन यहां देखा यहां पर बाहर आ गया। तो अब इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं मैं, मान लो कि आप ही उन्हीं की जगह पर थे, तो क्या क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते थे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए। उस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। ये मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं बस आपको। तो अब आपको देखो यहाँ 1.5 जूल पे आया, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आना, यानी देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आया, क्यों नहीं आया, रिक्वायर्ड एनर्जी कम था। यहां भी नहीं आया, लेकिन यहाँ तो रिक्वायर्ड एनर्जी 2 जूल है, रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा था यहाँ पर, यहाँ रिक्वायर्ड एनर्जी कम है। और यहाँ पर एनर्जी जो मिल रहा है उसे फोटोन एनर्जी, मतलब सन की एनर्जी, जो समझ लो सन एनर्जी, जो एनर्जी आता है वेव में, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। लाइट वेव में जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी जो इंसिडेंट कर रहा है, तो जो यहाँ फोटोन गिर रहा है 3 जूल का इंसिडेंट कर रहा है, ये रिक्वायरमेंट 2 जूल का है, यहाँ भी बाहर नहीं आया। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है हमेशा। तो ये समझ में आया कि यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहां निकल गया। तो कंक्लूजन पार्ट क्या है, उन्होंने बोला कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, याद रखना सिंगल लाइन है, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको +4 दे सकता है, स्टेटमेंट को दिमाग में रखना बस। स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना डिपेंड्स करता है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। किसकी, एक फोटोन की एनर्जी। यानी ये जो फोटोन आपने इंसिडेंट कराया है, एक फोटोन की एनर्जी क्या निकलने, रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है या कम है। अगर रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है एक फोटोन की एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। टोटल एनर्जी से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ 2 क्या 1000 भी गिरा दो तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले। क्यों, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी इस वाले रिक्वायर्ड एनर्जी से कम था, यहाँ पर देखा जाए तो। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, इस एक्सपेरिमेंट को लिखा होगा आप लोगों ने, तो कंक्लूजन पार्ट ये है इस एक्सपेरिमेंट का, लिखना आप लोग, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेटमेंट लिखो, कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ ऑल 3 एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, लिखना कंक्लूजन ऑफ ऑल 3, कंक्लूजन ऑफ ऑल 3। सबसे पहला कंक्लूजन इन्होंने क्या ड्रॉ किया, तो सबसे पहला कंक्लूजन जो ड्रॉ किया उन्होंने, यहां से स्टेटमेंट लिख भी देता हूं, देख लो, लिखो, ejection of electrons depends on energy of one photon, energy of one photon, energy of photon does not depend on total energy। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ejection of electron depends on energy of one photon does not depends on total energy। total energy पे डिपेंड नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, समझ में आया एक्सपेरिमेंट, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब
यहां से एक कंक्लूजन और ड्रॉ हुआ, ये तो समझ में आया हमें। अब उन्होंने ये बोला, जरा सोचो, अब यहाँ पर क्या और एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से और क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है? ये 1.5, ये 1.5, 1.5, 1.5 कितना हो गया? 3 जूल। चाहिए कितना था? 2 जूल। 2 जूल चाहिए था, अगर दोनों मिल जाए तो 3 जूल हो रहा है, तब भी बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ एक ही फोटोन दिया 3 जूल का, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? हम लोग ये ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन कि एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे आप, तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, यानी इस फोटोन से भी एनर्जी लिया इलेक्ट्रॉन, इस फोटोन से भी एनर्जी लिया इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। कंक्लूजन पार्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ बाहर निकल नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे या सेकंड कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का? तो हम लोग ये बोलेंगे, वन इलेक्ट्रॉन टेक्स एनर्जी फ्रॉम वन फोटोन ओनली। समझ में आ गया? एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन्स टेक्स एनर्जी फ्रॉम वन फोटोन ओनली, यानी एक ही फोटोन से ले सकता है। अगर दोनों से लेना होता तो निकल जाता सेकंड एक्सपेरिमेंट में 1.5, 1.5, टोटल 3, रिक्वायर्ड था 2, लेकिन नहीं निकला। इसका सिंपल सा मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है, फ्रॉम वन फोटोन ओनली। समझ में आ गया? कंक्लूजन समझ में आ गया? सेकेंड कंक्लूजन तो समझ में आया। थर्ड कंक्लूजन के लिए अगर मैं बात करूं, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको दोनों का दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया? मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, अगर आप लोग ऑप्शन, हैंड रेज का ऑप्शन होता है, आपके पास चैट का ऑप्शन होता है। क्या दोनों के दोनों कंक्लूजन आप लोगों को क्लियर हो चुका है? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कहानी बहुत ही सिंपल से रहने वाला है आज के लेक्चर में, ठीक है? ठीक है, कुछ चैट में आप मैसेज कर सकते हो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो। क्लियर है? ठीक है, किसी को भी डाउट्स हो रहा है, डाउट्स के लिए आप लोग पूछ सकते हो, वहां पर ऑनलाइन देख लो। चैट के लिए चैट का ऑप्शन होता है, मैं आप लोग का चैट रीड कर रहा हूँ। यस सर, क्लियर है? ठीक है, किसी को भी डाउट हो रहा होगा पूछ लेना, ठीक है? अगर नहीं हो रहा होगा क्लियर तो खुलकर बोल देना, सर माना नहीं है, बोल लो कि हाँ सर समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, या फिर ये पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन 45 मिनट्स 1 आवर जो आज का लेक्चर है, तो ध्यान से सुन लो, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा होगा पूछ लो, ठीक है? अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि एक, फिर से रिपीट करता हूं, जब तक आपके दिमाग में फिक्स ना हो जाए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और इसी स्टेटमेंट के साथ ये हमारा चैप्टर का बेस रहने वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी बेस को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, साथ साथ रिपीट करना जहां में बैठे हुए हो आप लोग, ठीक है? अगर स्कूल में बैठे हुए स्कूल में रिपीट करो, घर में बैठे हो घर में रिपीट करो। इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन ओनली, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, वन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एनर्जी फ्रॉम वन फोटोन ओनली, दो से नहीं लेगा एनर्जी, एक से ही एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 4? अब उनको पता चल गया, आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं, 1905। आपको शायद आपने ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर अगर सुन रखा होगा, आइंस्टाइन ने दिया था थ्योरी होगा, सुना है कभी ना? ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, भले न्यूक्लियर फिजिक्स आए ना आए, बच्चे सिक्स से ही जानते हैं इक्वल टू एमसी स्क्वायर, सुना होगा कभी आप लोगों ने, सुनते हो गए ऐसे फैंसी टर्म में कि इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर होता है, बाद में जाके न्यूक्लियर वगैरह सब डेवलप हुआ इससे। लेकिन आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज इसी एक्सपेरिमेंट के लिए मिला था। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं, अपने आप में काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट था, साइंस की दुनिया को चेंज कर दिया था इस एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज 1905 में मिल रखा था। अब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि तो ठीक है, फोटोन्स समझ में आया कि रिक्वायरमेंट फिर से कितने की है, रिक्वायरमेंट बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट है। आपका कहना था बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड था 2 जूल का था, सभी को समझ में आया। अरे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इसके अंदर बात करो, सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, 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 और ये भी इलेक्ट्रॉन्स होगा। सभी को समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ सरफेस में भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा और सरफेस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा। पूरा का पूरा अगर देखा जाए मेटल सरफेस पर, कोई भी सरफेस जो आपके आसपास पड़ा हुआ है, सारे का सारे अंदर एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक फोटोन गिरा, एक फोटोन गिरा, एक फोटोन कितने का, रिक्वायर्ड एनर्जी कितने का है, रिक्वायर्ड एनर्जी है आपका 2 जूल का रिक्वायर्ड एनर्जी है। देखो रिक्वायर्ड एनर्जी कितने का है, रिक्वायर्ड एनर्जी 2 जूल का है। अब आपने क्या किया, एक फोटोन निकाला था, एक फोटोन इंसिडेंट कराया था। जब आपने एक फोटोन इंसिडेंट कराया था, आपको समझ में आ रहा था कितने कराया था, तो मैं बोलूंगा एक फोटोन है 3 जूल का, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो बिल्कुल बाहर आ सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने का है, 2 जूल का है। समझ में आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का, रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, बाहर आना, यानी समझ लो कि ऐसे सोचो कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हो, समझ में आ रहा है ना, क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स की तरह। अब मैं बोलूंगा कि बाहर से एक स्टूडेंट आएगा और एक ही स्टूडेंट को बाहर ले जा सकता है। अब वो किस पर डिपेंड करेगा, तो जो बाहर से स्टूडेंट आया कितनी एनर्जी लेकर आया, आपको बाहर जाने का चाहिए 2 जूल, जो बाहर से स्टूडेंट आया कितनी एनर्जी लेकर आया 3 जूल, लेकिन वो आया तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है। अब मान लो कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकल जा रहा है, लेकिन बोलेंगे बाकी नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, बाकी स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, एक स्टूडेंट आएगा या कई सारे स्टूडेंट आएंगे बाहर से, जरा सोचो आपको बाहर ले जाने के लिए। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा एक फोटोन गिरा, तो मान लेते एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गिरा, आया, बाहर निकला। बाहर निकलना इसके एनर्जी पे डिपेंड करता है, जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है, लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन कि कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट किए। अगर बहुत सारे फोटोन इंसिडेंट किए, यहाँ पर बहुत सारे फोटोन अगर इंसिडेंट यहाँ पर कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे निकल रहे होंगे, लेकिन निकलना किस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन पर डिपेंड करेगा। तो जितने नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पर आ रहे होंगे, उतने नंबर ऑफ ही, जितने नंबर ऑफ फोटोन यहाँ इंसिडेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी उतना ज्यादा रहने वाला है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उन्होंने नंबर ऑफ फोटोन को बढ़ा दिया। नंबर ऑफ फोटोन को जब बढ़ाया गया, तो इस स्टेटमेंट का मतलब सिंपल सा होता है, स्टेटमेंट उनका ये था कि इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, बट यहाँ पर क्या है, इसके आगे स्टेटमेंट बट में आगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने बाहर आएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन पर एक एक्स्ट्रा लाइन कर लेना, स्टार मार्क कर रहा हूं उस नंबर ऑफ फोटोन के साथ में। अभी से 2-3 साल पहले की बात, आईटी एडवांस ने इसी पर खेला था, जी एडवांस की बात कर रहा हूँ। आईटी ने जब क्वेश्चन दिया था, इसी टर्म के साथ खेला था, नंबर ऑफ फोटोन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। इसलिए स्टार मार्क रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड कर रहा होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहा होगा कि कितने फोटोन गिरे। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना किस पर डिपेंड कर रहा होगा, कि एक फोटोन के पास एनर्जी क्या रहा होगा। तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, बढ़ जाऊं आगे। ठीक है, किसी को डाउट हो चैट में मैसेज करना। ठीक है, सिर्फ सौम्यजीत का रिस्पॉन्स आ रहा है, सौम्यजीत है, और इधर कौन कौन है बोलो। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास आप लोगों ने ये वेब का किया था या एसी का किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एसी के क्लास किया था ना आप लोगों ने, एसी के क्लासेस में आप लोग आए थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सौम्यजीत, नसरीन, एस सी एस 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 बोलो, समझ में आ गया ना यहाँ तक, शायद। ठीक है, याद नहीं है आप लोगों को, कोई बात नहीं। आज का लेक्चर याद रखना, याद इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर जरूर याद रखना, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो देखो आगे बात करते हैं, तो आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना वो एनर्जी ऑफ वन फोटोन पर, कितने निकलेंगे तो कितने फोटोन गिरेंगे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, कब निकल सकते हैं। तो अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा। ऐसे सोचोगे क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, यहाँ पर गेट है, यहाँ स्टूडेंट बैठा है, इस रो में स्टूडेंट बैठा है, इस रो में बैठा है, इस रो में बैठा है, हर एक जगह स्टूडेंट बैठा हुआ है। ठीक है, मान लो कि मैं अचानक से बोलूंगा छुट्टी, बोल दिया कि देखो छुट्टी हो गई। जरा कमेंट करो कौन सा स्टूडेंट इनमें से सबसे आसानी से निकलेगा, जो फर्स्ट बेंच में बैठा है या जो लास्ट बेंच में बैठा है। अब ये मत बोलना सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे आंसर करें हम लोग इस क्वेश्चन का। गेट आगे साइड है, देखो ये गेट है, गेट है। मैं बोला कि देखो अचानक से बेल बज गया, रिंग हो गया, छुट्टी, आप लोग तुरंत दौड़ के जाना है बाहर। कौन सा स्टूडेंट ऐसा होगा जो आसानी से निकल जाएगा? लास्ट बेंच वाला या फर्स्ट बेंच वाला? बैक बेंचर। अच्छा, बैक बेंचर को, हाँ उनको जाने का ज्यादा मन रहता है बैक बेंचर वालों को कि हाँ सर हमें क्लास नहीं करना है, शायद बैक बेंचर। ठीक है सोमजीत, मैं मान लेता हूँ जो आप आंसर करोगे ना उसको उल्टा मानूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका रिस्पॉन्स जस्ट ऑपोजिट आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लॉजिकल रीजनिंग से आपके आंसर को ट्विस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि आपका कहना है फर्स्ट बेंच। ठीक है, तो अब आपको समझ में आता है कि अचानक सभी बैठे स्टूडेंट, अचानक से बेल हो गया, छुट्टी हो गई, तो जो पहला स्टूडेंट है जो यहाँ से वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, एक साथ दौड़ना पड़े तो सबसे ज्यादा कोलिजन किससे मिलेगा? लास्ट बेंच वाले को। ठीक है, यानी हमेशा बैक बेंचर बनने का फायदा नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को जो बैक बेंचर आंसर कर रहे हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में। तो जैसे ही मैं छुट्टी करूं तो फर्स्ट बेंच तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन लास्ट बेंच के बारे में बात करूं तो लास्ट बेंच को थोड़ा बहुत कोलिजन और स्ट्रगल करना पड़ सकता है बाहर जाने के लिए। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। मैं क्लास 1 to क्लास में आगे पूछो तो रिस्पॉन्स करेंगे बच्चे कि हाँ सर लास्ट बेंच वाला सबसे बाद में, पहला बेंच वाला आसानी से निकल जाएगा। सिंपल से, जिन्हें फिजिक्स नहीं पता वो भी बताएंगे कि हाँ फर्स्ट बेंच। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन से कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहे होंगे। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है? रिक्वायर्ड एनर्जी का मतलब ये होता है कि जहां से इसका मोशन स्टार्ट हो, मोशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, यानी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर, या नेबरिंग न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पर क्या होता है? एक बॉन्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी। नाम दूंगा, अभी नाम नहीं दिया है, नाम अभी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। तो इस बैरियर को जो ब्रेक करने के लिए, समझ लो मेंटल बैरियर, समझ लो मेंटल बैरियर क्या था? बेल का बजना आपका, इस तरीके से सोचो। तो अब आपको पता है कि वो बैरियर को ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो 2 जूल था, जो मैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बार बार बोल रहा था। उस बैरियर को, उस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए था वो था 2 जूल। यानी आसपास के बंधन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड था वो 2 जूल था। बंधन से मेरा मतलब है आसपास के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो न्यूक्लियस के साथ, आसपास के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो बॉन्ड बन रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर कई सारे फोटोन यहाँ इंसिडेंट किए, कई सारे फोटोन यहाँ पर अगर इंसिडेंट कर गए, यहाँ पर देखो, जब कई सारे फोटोन एक साथ यहाँ इंसिडेंट किए, सभी कितना लेके आ रहे हैं? एक एक सिंगल फोटोन यहाँ पर, लेट सपोज 3 जूल, यहाँ पर 3 जूल, यहाँ पर 3 जूल, यहाँ पर 3 जूल, 3 जूल, 3 जूल, 3 जूल लेकर आ रहे हैं सबके सब। ये सबके सब, ये 3 जूल में भी इसे मिला होगा, इस वाला 3 जूल में भी इसे मिला होगा, ये 3 जूल हो सकता है इसे मिला होगा, और हो सकता है ये 3 जूल इसे मिला होगा। मिला तो सभी को 3 जूल, 3 जूल, 3 जूल, 3 जूल है। बैरियर को ब्रेक करने के कितना चाहिए था? 2 जूल चाहिए था। अब 2 जूल चाहिए था तो देखो क्या हुआ, अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को 2 जूल मिला तो बिल्कुल सरफेस पे था, बिना किसी स्ट्रगल के, क्योंकि जस्ट गेट के सामने बैठा हुआ था ये, बिना किसी स्ट्रगल के बाहर निकल गया। तो कितने एनर्जी को लेके बाहर निकला होगा? तो मैं बोलूंगा ये निकला होगा मे बी 1 जूल लेके निकला होगा। क्यों? 3 - 2 = 1। 3 जूल मिला, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद 1 जूल बचा था, उस 1 जूल को लेके बाहर निकल गया।
समझ में आ गया। लेकिन हो सकता है कि जो इस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे आप, तो इस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, इसे 3 मिला, इसे भी 3 मिला, चाहिए कितना था ब्रेक करने के लिए? 2 जूल चाहिए था, बचा कितना? 1 जूल। लेकिन जब ये 1 जूल लेकर रास्ते से निकल रहा था, तो रास्ते में इसके पास कई सारे कोलिजन हुए बाकी स्टूडेंट्स की वजह से, तो पूरा एनर्जी लेके निकल नहीं पाया। तो हो सकता है कि ये जो बाहर निकला होगा, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं बस, ये हो सकता है कि ये लेट सपोज 0.8 जूल लेके निकला होगा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूंगा, इसे भी 3 जूल मिला, 2 जूल खर्च कर दिया पोटेंशियल बैरियर को खर्च करने में, बचा कितना? 1 जूल। 1 जूल लेके निकल रहा था, लेकिन रास्ते में कई सारे कोलिजन हुए, तो मे भी ये हो सकता है कि 0.2 जूल लेके निकला होगा। इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, लास्ट वेंचर की बात कर रहा हूं, देख लो, ठीक है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, इसे भी 3 जूल मिला, 2 जूल बैरियर ब्रेक करने में इसने भी लगाया, बचा कितना? 1 जूल। लेकिन जैसे 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 जा रहा था, कई सारे कोलिजन हुए, एंड फाइनली वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 1 जूल की बात करूंगा, वो क्या किया? लॉस्ट। किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरनल कोलिजन। ड्यू टू इंटरनल कोलिजन। क्या कंक्लूजन रहा इससे? कंक्लूजन ये रहा कि जब फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, तो अगर 100 फोटोन अगर इंसिडेंट किए, तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? तो आंसर है नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाएंगे। कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि उनको इंटरनल कोलिजन का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको कोई इंटरनल एनर्जी, कोई भी इंटरनल कोलिजन फेस नहीं करना पड़ता है। तो यहां से देखो, 2-3 पार्ट की बात करूंगा मैं। बहुत ही सिंपल सी कहानी क्या है ये? ऐसे सोचो ना कि नॉर्मली कि मैं 10 जूल मिला, यहाँ इतना खर्च कर दिया, यहाँ इतना खर्च कर दिया, या घर से 10 रुपए लेके निकले थे, 2 रुपए का ये खा लिया, 2 रुपए का ये खा लिया, तो फाइनली क्या बचा? ऐसे ही बातें कर रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पर। तो यहां तक समझ में आपको आया होगा, ये समझ में आया कि जो भी एनर्जी फोटोन से मिला, तो 3-4 चीजों में जा रहा है, वो बात करूंगा किन किन चीजों में जाने वाला है। लेकिन ये समझ में आया होगा, 3 जूल मिला, 2 जूल बैरियर ब्रेक करने के लिए खर्च कर दिया, लेकिन बैरियर ब्रेक करने के लिए माना कि इन्होंने कुछ खर्च कर दिया, बाहर कितने एनर्जी को लेकर निकल रहा है? तो बाहर कितने एनर्जी को लेकर निकलेगा? वो वेरी करेगा कि वो कहाँ बैठा हुआ है। फर्स्ट बेंच पूरा का पूरा एनर्जी लेके निकल रहा है, लास्ट बेंच कुछ भी एनर्जी लेके नहीं निकल पा रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? और साथ साथ आप लोग जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ लिख लिया करना, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग ये बोलेंगे कि जो भी एनर्जी मिला फोटोन को, फोटोन ने जो एनर्जी दिया, ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। किसे मिला एनर्जी ऑफ फोटोन? इलेक्ट्रॉन्स को मिला। जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को मिला, तो यहां पर क्या हो रहा होगा? सबसे पहले तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन मिला, किन किन चीजों पे जाएगा? तो सबसे पहले जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू, लिख देता हूं या यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले जो जाने वाला एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा बैरियर को ब्रेक करने के लिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पे जाएगा पहले। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड वही 2 जूल की बात कर रहे हैं, प्लस इसके बाद वही कहानी, मान लो फिर से एग्जांपल देता हूं मैं, ये 3 जूल था, रिक्वायर्ड कितना था? 2 जूल था। अब ये 3 जूल था, 2 जूल का रिक्वायरमेंट था, तो 2 जूल तो ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां बाहर आ रहा होगा, तो इस समय इसके बाद क्या हुआ होगा? यहां से लेके यहां तक सरफेस तक पहुंचने में उसे कोलिजन में भी कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो पहले तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड में रहा होगा, दूसरा क्या रहा होगा? दूसरा मैं बोलूंगा एनर्जी लॉस। किसकी वजह से? ड्यू टू कोलिजन। ड्यू टू कोलिजन के लिए एनर्जी लॉस हो गया। हो सकता है कि एनर्जी लॉस 1 जूल बचा था, मे बी 0.6 जूल हो गया होगा लूज। तो अगर 0.6 जूल लूज हो गया, तो बाहर कितना निकला होगा? तो बाहर निकला होगा, जिस एनर्जी से वो बाहर निकल रहा है, मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी को समझ में आ गया एनर्जी ऑफ वन फोटोन कहाँ कहाँ जा रहा है? तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन जा रहा है, सबसे पहले जा रहा है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वो जा रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड में जा रहा है। सबसे पहला खर्च यहाँ हुआ। दूसरा खर्च कहाँ हुआ?
एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन में हुआ। तीसरा खर्च कहाँ हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे हुआ, जिस फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका है कि एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ चुका है यहाँ तक। बढ़ जाऊं आगे? ठीक है, नोट डाउन कर लेना, या इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ये धीरे धीरे मैं आपको किसकी ओर ले जा रहा हूँ? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की तरफ ले जा रहा हूँ, मैथ्स की तरफ ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। एक कहानी वही है, एनर्जी को बैलेंस करना, यानी एनर्जी को कंजर्व करने जैसी बातें हो रही है यहाँ पर, जो एनर्जी मिला उसे। अब अगर मान लो जो भी इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम एनर्जी खर्च कर रहा है ड्यू टू कोलिजन, में भी कोलिजन की वजह से कोई भी एनर्जी खर्च नहीं कर रहा है, अगर कोलिजन की वजह से कोई भी एनर्जी खर्च नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी से निकला होगा या मिनिमम एनर्जी से निकला होगा बाहर? सोचो, एनर्जी का लॉस कोलिजन की वजह से हुआ ही नहीं जिस इलेक्ट्रॉन के बाद, फर्स्ट बेंच की बात कर रहा हूँ, तो सीधे क्लासरूम से बाहर निकल गया, क्या उसका जो भी एनर्जी से बाहर निकल रहा होगा वो मैक्सिमम रहा होगा या मिनिमम रहा होगा? तो आंसर क्या है? मैक्सिमम रहा होगा। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ही लिख देते हैं इसे, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। कहाँ गया एनर्जी लॉस? इफ एनर्जी लॉस इज जीरो देन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्स। एक्चुअल इक्वेशन क्या है? एक्चुअल इक्वेशन देखो, ये है हमारा कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस एनर्जी लॉस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मान लो कि एनर्जी लॉस जीरो है, अगर एनर्जी लॉस जीरो है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो बाहर निकल रहा होगा, ये क्या रहा होगा? मैक्सिमम रहा होगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिखाई देगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस के ई मैक्स। इसे नोट डाउन करेंगे हम लोग। अब इसका नाम बताता हूं मैं आगे। एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है, इसका नाम हम लोग बोल रहे होते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, नाम दिमाग में रखना, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज वर्क फंक्शन। क्लियर है? ये ऐसा ऐसा लिख देते हैं, देखो इसका सिंबल भी होता है, सिंबल के फॉर्म में बात करूंगा। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑलरेडी पता है, बात किया था, एक पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू, ये होता है hc डिवाइड बाय लैम्डा इक्वल टू मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, प्लस ये होता है हमारा के ई मैक्स। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को दिमाग में फिक्स कर लेना। एक ही इक्वेशन, लेकिन अपने आप में काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये, 100% इसी इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से देखना। ठीक, बस इसका सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन कम कैसे करना है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल इक्वेशन ये आपके सामने, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। नोट डाउन कर लो इसे। इस इक्वेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये समझ में आया? कैसे उन्होंने सोचा होगा, कैसे उन्होंने निकाला होगा? ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड को लोग 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबल है उसका, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे, फॉर्मूला समझ में आ गया? एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। हालांकि आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा, तो पूछ ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बारे में कितनों को आइडिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बारे में एक यूनिट है, ये आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा इस यूनिट्स के बारे में। अगर आइडिया नहीं है तो मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं सीधा क्वेश्चन में आ जाऊंगा। किसी को ऐसा जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में नहीं आता है रिस्पॉन्स करना, अदरवाइज मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है तो बोल देना कि सर समझ नहीं आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स से याद नहीं आ रहा है हमें। मैं याद करा दूंगा, उसके बाद बढ़ूंगा आगे।
लगता है सबको पता है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, बोलो। तो मैं बात कर लेता हूँ, अगर ऐसा है तो देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे अब क्वेश्चन के फॉर्म में बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लो, और मुझे याद है यस सर का मतलब रिवीजन करा दूं, या फिर मैसेज आ रहा है आपका यस सर, रिवीजन करा दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे बोलते हैं, या आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर नंबर 1, और एंड का चैप्टर चल रहा है फिलहाल। क्लियर है सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है। तो देखो, एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दिखा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है बता देता हूँ, यूनिट्स क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी कुछ नहीं, इस इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू को रख दिया है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से छोड़ दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात, जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा फिर रहेगा, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से आया होगा, उसे हम लोग बोल रहे होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में छोड़ा गया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं इसे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर हम लोग जूल में तो अच्छी बात कर रहे थे, 3 जूल 2 जूल, क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आए। रीजन इसके पीछे बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे डील करते हैं, तो जो एनर्जी है, एनर्जी बहुत बड़ा नहीं होता है, जूल 10 जूल 20 जूल जैसा, वो बहुत छोटा दिखाई देता है। छोटा मतलब कितना छोटा दिख रहा है, -19 के ऑर्डर में ये, 10⁻⁹, इसलिए हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट, बहुत छोटे यूनिट का यूज कर रहे होते हैं। उस छोटे से यूनिट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल है। इसे दिमाग में रख लेना, कन्वर्जन में काम आता है। चैप्टर में लोग इसलिए गलती नहीं करते इस चैप्टर में कि लोगों को फॉर्मूला नहीं आता है। गलती इसलिए होता है क्योंकि वो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं या यूनिट में मिस्टेक करते हैं। इससे पहले कि आप मिस्टेक करो, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैक्सिमम डील जो आप करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ करने वाले हो, मतलब जूल को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन आपके लिए देखो कुछ ये है कि लेट सपोज लाइट इंसिडेंट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 3100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3100 एंगस्ट्रॉम, एंड वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, फाइंड आउट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट। चलो क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करो। पहले कैलकुलेशन कराता हूं आप लोगों से, फिर बात करूंगा मैं, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग। आंसर का वेट कर रहा हूं। एच का वैल्यू क्या होता है याद करा रहा हूं मैं। एच का वैल्यू होता है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड में होता है। If lambda is 3100 angstrom, electrons having work function of 3 electron volts, then what is the kinetic energy maximum of electrons coming out or photo electrons? आपके आंसर का वेट करता हूं मैं, ठीक है, सॉल्व करो। आंसर आ जाए चैट में रिप्लाई कर देना। कैलकुलेशन जा रहा है क्या? ऐसे स्टूडेंट्स के यहाँ से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करा दिया आपने।
जो भी बच्चे नीट वाले यहाँ बैठे हुए और मेंस वाले बैठे हुए, ठीक है, कोशिश करो एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। एक नहीं 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना। आज तो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन आप लोग पीवाईक्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन उससे कर लेना आप लोग, क्योंकि हमेशा देखो कोई चैप्टर बहुत लिमिटेड चैप्टर है, मैकेनिक्स की तरह नहीं है। मैकेनिक्स में क्या होता था, मैकेनिक्स में होता था कि आप क्वेश्चन देते थे तो बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनते थे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की खासियत है, मॉडर्न फिजिक्स जो हम लोग आज स्टार्ट किए हैं उस सेगमेंट को मॉडर्न फिजिक्स बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में भी सबसे लास्ट जो पढ़ोगे आप लोग एक्सरे, वो 1933 का है। तो मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि 2005 की बात करें, 2025 की बात करें हम लोग। तो यहाँ क्या है कि फॉर्मेट फिक्स रहता है लगभग लगभग। बाकी चैप्टर्स में ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस चैप्टर में जरूर बोलूंगा आप लोगों को कि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन जो भी आप लोग कर रहे हो, 2-3 तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन होते, अच्छे से देख लेना, चांसेस है कि क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी फायदा इस बात की है कि ये क्या है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी 1 मंथ तक आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स ही पढ़ा होगा, उससे भी 2 ही क्वेश्चन आएंगे आपके। और इस चैप्टर को कवर करने में आपको मुश्किल से मुश्किल, अगर सुबह बैठोगे ना शाम तक कवर हो जाएगा, 1 से 2 दिन लगने वाला है, ठीक है। सोचो उससे भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो समझदारी किसमें है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, पहले किसे कवर करना समझदारी रहेगा, छोटे चैप्टर, ठीक है। तो क्या आप लोग आंसर आ रहे हैं? अगर आंसर आ रहे हैं तो बात करूं मैं आगे। आंसर मुझे मिला नहीं है वैसे अभी तक। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनको कैलकुलेशन की वजह से फंस जा रहे हैं? हैंड रेस कर देना, हैंड रेस का ऑप्शन होता है आपके पास, देखो कितने लोग ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन की वजह से, सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करा दिया, 10⁻34 लैम्डा मल्टीप्लाई करते करते थक गए हम लोग, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई? अगर प्रॉब्लम है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं तो ठीक, मैं ही सॉल्व करता हूँ। तो देखो, अच्छा कुछ लोग तो वेट कर रहे होंगे कि सर लिखे तो हम भी लिखेंगे साथ साथ में, या देखेंगे, ठीक है। तो देखो मैं बात करता हूँ। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, तो साइड कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी भी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, कि एक फोटोन के एनर्जी जो आई hc/लैम्डा, वो कहाँ कहाँ जाता है? तो ये होता है 5 प्लस के ई मैक्स। तो हमारा क्वेश्चन में ये गिवन है, ये गिवन है, हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन सब बाहर, ऑब्वियस बात, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, कई सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से निकल रहे हैं तो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं भी वैल्यू रखूंगा बस, और कुछ नहीं है। एच का वैल्यू रखा 6.634 10⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा एंगस्ट्रॉन में दे रखा है, एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻, एंगस्ट्रॉन का मतलब हो रहा होता है 10⁻⁻10, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, इसे हम लोग एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये हो गया 6.634 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा की बात करोगे तो लैम्डा हो जाएगा आपका 3100 इंटू 10⁻⁻10। याद रखना, मैंने बार बार बोला है, यूनिट्स का ध्यान रखना इस चैप्टर में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था, तो हम लोग कोशिश करेंगे इससे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो ऐसे रखोगे आप तो आंसर किस में दिखाई देगा? जूल में दिखाई देगा, समझ में आया? और अभी अभी हमने बात किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19, तो 1 जूल इक्वल टू किससे डिवाइड करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 किया तो आंसर है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली फाई का वैल्यू पता है आपको, ये कितना है? ये है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये क्या हो जाएगा? के ई मैक्स। अगर इसे जोड़ रखोगे, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग यूनिट होने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे सबको एक ही यूनिट में लाने के लिए, क्योंकि जूल बहुत छोटा, जूल की बात करूंगा, यहाँ एनर्जी है वो छोटे लेवल पर है, छोटे लेवल पर है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज एनर्जी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी लेने वाले हैं। तो देखो अब इसे सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? तो सिंपल सा देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अच्छा एक बात देखो, आप लोग यहाँ क्या दिखाई दे रहा होगा,
मैं ज्यादा क्या करूंगा चेंज, एच तो चेंज कर नहीं सकता, प्लैंक्स कांस्टेंट है, गिवन है, किसी भी हमें गिवन रहेगा, वो कांस्टेंट है हमारा। प्लैंक्स साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैक्स प्लैंक्स, उनके नाम पर रखा गया है। तो वो है 6.634, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। सी भी कैसा क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मैं चेंज क्या कर सकता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻19, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन में मैं ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करूंगा, इस लैम्डा को ही चेंज करूंगा, 31 की जगह 6200 बोल दूंगा, कुछ और बोल दूंगा, यही कर सकता हूँ ना चेंज। तो काम करते हैं हम लोग, ऐसे ही करोगे आप भी, बोर्ड का पेपर है ऐसे ही सॉल्व कर रहे होगे। लेकिन ऑब्वियस बात, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो आप, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो हर जगह रिपीट होने वाला है। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग याद कर लेंगे, और बस इसे चेंज करना रहेगा, इसे दिमाग में रखना है। ये क्या है, ये है लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। किसमें है वेवलेंथ, इन एंगस्ट्रम में है, दिखाई दे रहा है ना वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम। तो जब इसे आप सॉल्व करते हो, इस वाले क्वांटिटी को सॉल्व करते हो, किसकी बात कर रहा हूँ, एच सी बाय लैम्डा की बात कर रहा हूँ, कोने में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप एच सी बाय लैम्डा को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 के बाद क्या आता है, आंसर करो 1 2 के बाद। पूछ रहा हूँ, गिनती पूछ रहा हूँ आप लोगों से, नंबरिंग पूछ रहा हूँ। 1 2 के बाद क्या आता है नंबर में, 1 2 के बाद 3 या 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू सिंपल सा होता है एच सी वाई लैम्डा का, याद रख लेना। कैलकुलेशन में फंसोगे इसलिए बता रहा हूं मैं। एच सी वाई लैम्डा का हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 1 2 का 4, ठीक है, 00 डिवाइड बाई लैम्डा। आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और लैम्डा किस में रखना है आपको, एंगस्ट्रम में रखना है। अब देखो कितना आसान हो गया प्रॉब्लम, दिखाऊं कैसे आसान हुआ। इस वैल्यू को आप इस तरीके से देखो, 1 2 का 400 बाई लैम्डा, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट रहने वाला है किसी भी क्वेश्चन के लिए। चेंज सिर्फ ये होगा, ये 3100 का वैल्यू। तो ऊपर वाले को अगर मैं यहाँ रखूंगा, देखना यहाँ पर क्या होगा, 1 2 का 4, साथ साथ रिपीट कर लेना बार बार, 1 2 का 400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में लैम्डा का वैल्यू क्या है, 3100 है, रख दिया 3100, 0 0 0 0। अगर इससे देखा होगा 31 है, तो ये देखो 4 टाइम्स है, दिख रहा है ना। इसका आंसर कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन था, याद रखना है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है फर्स्ट टाइम स्टूडेंट ऐसा वैल्यू रखने की कोशिश करता है, कैलकुलेशन फंसता है, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, इसलिए इसे याद करा दे रहा हूँ मैं आपको। तो बॉक्स बना देता हूँ, इसे याद रखना है आप लोगों को। एच सी वाई लैम्डा कहीं पर भी दिखाई दे, कहीं पर भी एच सी वाई लैम्डा दिखाई दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको रखना है, तो उसे ऐसे ही रखेंगे 1 2 का 400 बाई लैम्डा। लैम्डा, बस इस चीजों को ध्यान रखना कि लैम्डा किसमें होता है, तो लैम्डा एंगस्ट्रम में रखना है आपको, एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 2 का 400 बाई लैम्डा, आंसर जो आएगा वो जूल में नहीं आएगा, किसमें आएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो देखो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये हो गया के ई मैक्स। तो यहां से क्या आया, यहां से आया के ई मैक्स इज इक्वल टू, के ई मैक्स इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया क्या के ई मैक्स का वैल्यू, बोलो कितनों को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग एनर्जी ऑफ वन फोटोन समझ में आ गया होगा। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 5 प्लस के ई मैक्स। समझ में आया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे यूज करना है, क्लियर है। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, जो फर्स्ट बेंच में बैठा है उसका, लास्ट बेंच का मे बी 0 हो, बीच वाले का मे बी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो यहाँ जो बात की जा रही है, यहाँ लिखना आप लोग, दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मान लो क्वेश्चन में तो ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप नहीं बोलोगे सर 1 होगा, आप क्या बोलोगे, सर ये 0 से लेके 1 के बीच में कहीं पर होगा, हमें नहीं पता कहाँ होगा। 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर निकल रहे, कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे, हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है वो 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही रहेगा, जो भी रहेगा। तो हमने क्या निकाला है, मैक्सिमम निकाला है। मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाला है।
तो अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे इन बिटवीन 0 एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से? ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मतलब समझ में आ गया? एक क्वेश्चन होमवर्क के दे रहा हूं मैं, घर पर ट्राई करना है इस बार, ठीक है? दोबारा दे रहा हूं क्वेश्चन, देखो लिख चुके हैं वो आप लोग? क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूँ, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। बस ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc बाय लैम्डा को क्या लिखते हैं? रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 का 400 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा किसमें? एंगस्ट्रॉन में। लैम्डा इक्वल टू 6200 एंगस्ट्रॉन, ठीक है? लैम्डा का वैल्यू 6200 एंगस्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का वर्क फंक्शन दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन आपके लिए काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस ये है आपका क्वेश्चन। ट्राई कर सकते हो ना आप लोग, इसका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा मैं, अगर किसी को डाउट रहा होगा पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा इस क्वेश्चन को। लेकिन कुछ नहीं है, ये वैल्यू रखने के सिर्फ दे रहा हूं मैं आपको, तो होमवर्क में दे सकता हूँ ना, सिर्फ वैल्यू रखने के लिए। आंसर निकालना है आप लोगों को, कर सकते हो सॉल्व आप लोग? ठीक है, तो ठीक है, अभी का लेक्चर फिलहाल मैं यहाँ तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ आपका। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर का टाइमिंग, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पर ज्वाइनिंग आपका ये सिस्टम काम नहीं कर रहा था उस समय, तो थोड़ा ज्वाइनिंग लेट रहा है, इसलिए ब्रेक में 15 मिनट्स का नहीं दे रहा हूँ आपको। ब्रेक अभी 9:03 हो रहा है, तो मैं आपको दे रहा हूँ कितने मिनट्स का दे दूं? 5 मिनट्स काफी रहेगा? ये ज्यादा चाहिए? बोलो कितने मिनट्स का ब्रेक चाहिए होगा आप लोगों को? ठीक है, 9:03 हो रहा है, मैं आप लोगों से मिलूंगा 9:10 में, ठीक है? 7 मिनट के बाद। तो 7 मिनट तक आप लोग ब्रेक यूज कर लो, इसे देख लेना, अगर कोई 5 मिनट में क्वेश्चन कर सकता है तो कर लेना, हालांकि ब्रेक है तो ब्रेक यूज कर लो, बेटर रहेगा, बाकी तो होमवर्क में ट्राई करोगे करोगे, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद मिलूंगा मैं आप लोगों से, 5 मिनट 7 मिनट बाद। 3:07 हो रहा है, 3:10 में हमारी मुलाकात होगी। मिलता हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद में।
गुड मॉर्निंग क्लास। आ गए आप लोग ब्रेक का यूज करते हुए? ठीक है, ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने वापस? स्टार्ट करूं क्लास फिर या कंटिन्यू करूं क्लास? कंटिन्यू वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो कंटिन्यू कर तो हमें लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था याद करो। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था, रिवीजन करा रहा हूँ, 2 मिनट का रिवीजन है, तेजी से करते हैं, रिवीजन देख लो। हमने ये बातें किया था कि अगर मुझे मान लो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकल, हमने मतलब किसने बात की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात की थी। रिवीजन करा रहा हूँ। तो हमने ये बातें कर रखा था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना है तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने किन पर डिपेंड करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना डिपेंड करता है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। ये हमें समझ में आ गया था कि अगर इस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी इसके बाहर निकलने के मिनिमम एनर्जी के कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। ये हमने ऑलरेडी बातें किया था। मान लो एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो ये जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करेगा तो ये बाहर निकलेगा, मिनिमम एनर्जी के बैरियर को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए? 2 का चाहिए होगा। इसके बाद अगर मान लो कि कई सारे फोटोन होते, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते, तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे कितने काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा? तो देखो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स के पास मिनिमम एनर्जी 2 का था, तो बच कितना गया? 1। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने से बाहर निकलेंगे? 1 से, या फिर 0 से लेकर 1 तक। अब 0 से लेकर 1 मतलब क्या? फिर से वही एग्जांपल रिपीट करता हूं। जो लास्ट बेंच में बैठा हुआ स्टूडेंट है उसको बहुत कोलिजन मिलने वाला है, लेकिन जो फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ स्टूडेंट है वो आसानी से गेट से बाहर चला जाएगा। वही बातें की जा रही है। तो जो बाहर निकलेगा वो 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बाहर निकलेगा। यहां तक हमें समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यानी अभी के टॉपिक में आता हूं मैं। ये रिविजन करा रहा था, थोड़ा सा एग्जाम्पल था, क्लियर होगा आप लोगों को। अब आगे आगे ये बात की जा रही, क्या आइंस्टाइन की बात करूं, क्या उन्होंने ऐसे एक फोटोन लाइट का दिखता है क्या? लाइट देखो, फोटोन दिख रहा है कहीं पर किसी को? या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हुए दिखता है क्या कहीं पर? नहीं दिखता तो नहीं है। तो उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? कैसे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? कैसे पता चला उनको कि इलेक्ट्रॉन्स आया नहीं आया? तो देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है देखो। तो ये है एक्सपेरिमेंट, दिख रहा है आप लोग एक्सपेरिमेंट? अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखो तो क्या क्या इस एक्सपेरिमेंट में देखो, ये हमेशा टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। दिख रहा है ना टेस्ट ट्यूब आप लोगों को? क्लियर हो चुका है टेस्ट ट्यूब। इसके बाद अगर देखो तो ये वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर वाला पार्ट, ये लाइट इंसिडेंट हम लोग करा रहे हैं। और लाइट इंसिडेंट करा रहे कहाँ करा रहे हैं? यहाँ ऊपर करा रहे हैं। ये सेटअप है हमारा है, सेटअप को समझाऊंगा देखो। इसे हम लोग बोलते हैं एमीटर प्लेट बोलते हैं, यानी इस वाले प्लेट पर क्या होगा? इस वाले प्लेट पर आपका लाइट इंसिडेंट कर रहा होगा, कोई सरफेस की तरह ही है। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकलते दिख रहा है क्या किसी को भी अभी तक? कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलते दिख तो नहीं रहा होगा। अब आपको पता है कि सारे फोटोन, ये जो दिख रहा है ना आपको, सो फोटोन बोलते हैं। तो सारे फोटोन, आपके सारे फोटोन की बात करोगे आप, पहले समझा देता हूँ। देखो ये दिख रहा है, ये हमारा है एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी ये हमारा दे रखा है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। हम लोग एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, इस वाले जो कलरफुल ऊपर पैलेट्स दिखाई दे रहा है उससे कंट्रोल करने वाले हम लोग एनर्जी ऑफ 1 फोटोन को। और अगर आपको ये 32% दिखाई दे रहा है ना, 32% सामने जो लिख रखा है, वो क्या है 32%? तो वो 32% है कि आप कितने फोटोन गिरा रहे हैं। अभी 32% है, बहुत, यानी समझ लो कि 32 फोटोन गिरा रहे हैं, ऐसे समझ लो परसेंटेज को। 32 फोटोन गिरा रहे हैं। अब देखो अगर मैं 32 फोटोन गिरा रहा हूं, देखो ये फोटोन गिर रहा है यहाँ पर ऑरेंज कलर का, 32 फोटोन गिरा रहा हूं, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला क्या? नहीं निकला। ठीक है, लोग बोलेंगे ठीक है सर, एक फोटोन 2 फोटोन 32 में नहीं गिरा, इसे काम करते हैं 100 कर देते हैं। देखो 100 कर दिया मैंने फोटोन का नंबर, क्या तब भी इलेक्ट्रॉन्स निकला क्या? देखो फोटोन बढ़ गया यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट में दिख रहा होगा आप लोगों को, तो दिख रहा है ना? तो इवन मैंने 100% कर दिया, 100 फोटोन कर दिया, तब भी फोटोन नहीं निकल रहा है।
रीजन क्या है? तो बिल्कुल स्टार्टिंग के 5 मिनट सीखा वही रीजन है। रीजन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। कितने गिर रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब किनसे है? मतलब हमें उनसे है कि एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी। समझ में आ रहा है? तो इवन 100 करने के बाद भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बाहर नहीं आ रहा है। तो क्या करें हम लोग? क्या करें? फिर से नंबर बढ़ाए फोटोन का या एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ाए? बोलो क्या करना होगा हमें? क्या बढ़ाना होगा? एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाना होगा। तो एनर्जी बढ़ा रहे, देखो यहाँ पर एनर्जी में बढ़ाता हूँ, दिख रहा है ना ऊपर का पैलेट्स। जब बोल देना आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाए तो बोलना मुझे, मैं एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, एनर्जी बढ़ा रहा हूँ। देखो बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। एक टाइम आएगा निकलना स्टार्ट हो गया। दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का निकलना स्टार्ट हो चुका है, दिख रहा होगा आप लोगों को। कितने में स्टार्ट हुआ? 472 हर्ट्ज या 636 नैनोमीटर, दिख रहा होगा ऊपर। इस लैम्डा को और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाम क्या है इसका? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे 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 मैं एनर्जी को बढ़ाता चला गया, किसका एनर्जी? एक फोटोन की एनर्जी को। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस सर्टेन वेवलेंथ पर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लग गया। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट उनको समझ में आया, किसे? आइंस्टाइन को समझ में आया। कब? 1905 में, 1905, 120 ईयर्स पहले अभी से। ठीक है? तो उनको ये समझ में आया कि हो ना हो, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितने नंबर आप गिरा रहे हैं। किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि कितने एक फोटोन की एनर्जी थी। ये समझ में आ चुका है आप लोगों को एक फोटोन की एनर्जी वाली बात है। अब बोला ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था हमारा, जो स्टार्टिंग किया था लास्ट लेक्चर में। आज सेकंड लेक्चर की बात करूं तो इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे एक्सपेरिमेंट के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ इस बार। तो अब ये यहां समझ में आया, इस तरीके से रहा। अभी भी देखा जाए तो देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल को चेंज कर रहा हूं, जीरो है। यानी अभी अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा होगा कितने वोल्ट है? 0 वोल्ट अभी अप्लाई कर रखा है हम लोगों ने। समझ में आता है 0 वोल्ट? अब 0 वोल्ट का मतलब क्या किया है हम लोगों ने? ये जो कलेक्टर एमीटर प्लेट है, एमीटर प्लेट को हम लोगों ने लोअर पोटेंशियल के साथ हायर पोटेंशियल के साथ ऐड कर रखा है, इसे लोअर पोटेंशियल के साथ ऐड कर रखा है। तो जो बैटरी अप्लाई किया है, बैटरी की वजह से कौन आता है? बैटरी की वजह से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। लिखवा दूंगा मैं, ठीक है? पहले एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि पोटेंशियल कितने का है? 0 वोल्ट का है। याद है V इक्वल टू बात करते थे हम लोग, E इक्वल टू V/D। कभी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद नहीं आया तो याद करा रहा हूँ आपको, चैप्टर नंबर 1 12th क्लास का। तो E इक्वल टू V/D। तो ये 0 वोल्ट है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी देखो इलेक्ट्रॉन्स आए, ये फोटोन निकला। फोटोन का निकलना, फोटोन का टकराना, इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इलेक्ट्रॉन्स निकला, अब किसी एनर्जी से निकल रहा है तो ये यहाँ पर आ रहा है, कलेक्टर प्लेट में स्टोर हो रहा है। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर करंट भी रीड कर रहा है, दिख रहा है ना? करंट का वैल्यू कुछ आ रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है करंट का वैल्यू। तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करंट आ रहा है, ये बातें समझ में आ रहा है। इवन जब मैंने यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 0 कर रखा है तब भी। लेकिन सोचो कि अगर मैं यहाँ पर इसको ज्यादा तेजी से एक्सलेट करूंगा, बताओ यहाँ करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? हाँ आंसर करना। अगर ज्यादा तेजी से एक्सलेट करूंगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? तो करंट का वैल्यू क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। देखो बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, देखो करंट का वैल्यू बढ़ रहा होगा। लो मैक्सिमम कर दिया, दिख रहा है ना आप लोगों को? इंटेंसिटी और बढ़ा देता हूँ, 100% कर देता हूँ, जहाँ दिखेगा आपको। देखो दिखाई दे रहा है ना? तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो करंट क्या होने वाला है? करंट इन अ सर्किट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पहले स्लोली जा रहे थे और तेजी से जाने लग जाएंगे, बहुत ही तेजी से जब यहाँ टकरा रहे होंगे कलेक्टर प्लेट में, तो आपको दिखेगा कि करंट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या इनफाइनाइट हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। वो कहाँ तक जाएगा? सेचुरेशन लेवल तक जाएगा। समझ में आया? तो इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया है? इस इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है
उसे सपोर्ट किया है, उस इलेक्ट्रॉन को, उसकी स्पीड को सपोर्ट किया है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो करंट का वैल्यू क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। समझ में आ गया? तो क्या की चीज समझा, पहले तो कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या समझ में आया, दूसरा हमें ये समझ में आया कि जब ये यहां से यहां जाके टकरा रहा होगा तो इसके स्पीड को हमने बढ़ाया तो ऑब्वियस बात काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा तो करंट इन अ सर्किट इंक्रीज किया होगा और फाइनली किसी सेचुरेशन मतलब एक फिक्स वैल्यू को जाकर अटेंड कर लेगा। ऐसा नहीं कि बढ़ाते गए और करंट में इनफाइनाइट हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो सोचो घर में हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, बस ऐसे ही सन से एनर्जी लेते और अपने टीवी वगैरह चला रहे होते हैं, तो एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है। लेकिन अब ये है कि लेट सपोज इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का आना नहीं आना क्या लगा रहे बैटरी, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब हमें बस इससे है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है और कितने आ रहे हैं किस पे डिपेंड करता है, तो कितना नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट क्या इस पे करता है। लास्ट लेक्चर। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आ रहा है, सपोर्ट किया करंट का वैल्यू बढ़ा, लेकिन मान लो कि मैं उसे अपोज करने लगूंगा, अपोज करूंगा मतलब इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है इधर लेकिन आप उसे पीछे खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर पीछे खींच रहे हैं। जरा सोचो इसकी स्पीड स्लो हुई या फास्ट हुई, स्पीड क्या होने वाली है, स्लो होने वाली है। अगर इसकी स्पीड स्लो है तो ऑब्वियस सी बात यहाँ तक पहुंचने में उसे टाइम लगेगा मतलब करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं। इस बार हम लोग करंट का वैल्यू देखो धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, पोटेंशियल का वैल्यू कम करते 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 कहां तक आ जाएंगे, तो करते करते चेंज करते करते लेट सपोज मैं 0 तक आ गया। ठीक है, 0.7 वोल्ट तक ये आ गया हमारा। ठीक है, कुछ समथिंग 0 वोल्ट तक यहाँ पर आ जाएंगे। देखो 0 वोल्ट तक आ गए, इवन 0 वोल्ट है तब भी आपको करंट दिख रहा होगा। यहाँ पर दिख रहा है ना करंट आप लोगों को, करंट का वैल्यू अभी भी करंट कुछ ना कुछ है, मैक्सिमम में अभी भी करंट कोई बात नहीं क्योंकि वैल्यू हमने ऐसा ले रखा है। डिवाइस का कंट्रोल मैक्सिमम 10 तक है, अगर आगे होता तो साल में भी दिखाई नहीं देता। अब हम लोग इसकी स्पीड को रोकेंगे। देखो इसकी स्पीड को रोकना जा रहे हैं, रोकेंगे मतलब पोटेंशियल को हम लोग बढ़ा रहे हैं किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं पोटेंशियल को ऑपोजिट डायरेक्शन बढ़ाऊंगा, देखो करंट का वैल्यू धीरे 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 आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है देखो दिख रहा है, अभी भी कम हो रहा है कम हो रहा है। अब आपको दिख रहा है कि 0.3 के आसपास में, एग्जैक्ट डाटा नहीं दिखाई दे रहा, 0.3 के आसपास में जैसे ही मैं पोटेंशियल को ऑपोजिट डायरेक्शन में 0.3 में लगाया, तो देखो यहाँ से फोटोन इलेक्ट्रॉन निकले जरूर लेकिन क्या हो रहा होगा, वो गया गया गया। अब आप सोचो ही पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं क्या होता है, ऊपर चला जाता है हमेशा। सोचो पार्टिकल को ऊपर फेंका, पता चला ऊपर ही जा रहे हैं, या नीचे भी आता है, नीचे भी आता है। अगर ऐसा होता तो लोग घर से सैटेलाइट लॉन्च करते। तो अब अगर मैं बोलूं, सोचो कि जब पार्टिकल को ऊपर फेंके ग्रेविटी उसे नीचे खींचता है तो नीचे आ जाता है, अपोज कर रहे हैं हम लोग उसे। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है अगर आप इसे अपोज कर रहे होगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गया 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 और जस्ट इसे टच करके अगर आ जाए, अगर जस्ट इसे टच प्रोजेक्टाइल की तरह ही सोचो कि जस्ट इसे अगर वो टच करके यहां से यहां तक आ जाए, तो आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक कि यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या दिखाई देगा, तो करंट का वैल्यू दिखाई देगा 0। सभी को समझ में आ रहा है बातें, यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को, करंट का वैल्यू होगा 0। तो इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता किया था कि कैसे काम कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर आया, ये आया, तो क्या किसी स्पेसिफिक पोटेंशियल पे ये काम हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जस्ट यहां तक गया 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 और इस प्लेट को टच कर, प्लेट मतलब कौन सा प्लेट, कलेक्टर प्लेट को, तो कलेक्टर प्लेट को टच करने से जस्ट पहले अगर वो रिटर्न आ जाए तो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग जैसा नाम है, करंट को स्टॉप कर दे रहे हैं हम लोग। तो क्या आप लोग को यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, यहाँ से क्लियर हो चुका एक्सपेरिमेंट आप लोगों को थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यही बातें हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, देखो ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पर उसे वापस से फिर से हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस बार थ्योरेटिकल तरीके से। एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा आप लोगों को,
कि कैसे क्या हो रहा होगा, कब फोटोन इलेक्ट्रॉन निकलता है कब नहीं निकलता है, ये देखा था हम लोगों ने। जो पढ़ा उसे दिखा भी दिया आप लोगों को। तो क्या पढ़ा था याद है ना आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना और ना निकलना, इसके बारे में बात की गई। अब मान लो इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग डायग्राम में बना देते हैं। देखो डायग्राम बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ हायर पोटेंशियल, और ये हो गया लोअर पोटेंशियल। जो हमने बनाया उसी की बात कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना किस पर डिपेंड करता है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना डिपेंड करता है कि ये फोटोन की एनर्जी क्या है, कितने होंगे तो कितने नंबर ऑफ फोटोन गिरेंगे। बार बार रिपीट किया। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल रहा है, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है और क्यूई मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोर्ट कर रहा है उसे, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं मान लो ऐसा बोलूंगा, v का वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा। रुक जाओ, इससे उल्टा करना होगा। क्यों उल्टा करना पड़ेगा, लॉजिक बता सकते हो आप लोग? इस तरीके से, यानी हायर यहाँ पर है, लोअर यहाँ पर है। क्यों ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो क्यू हो गया ऐसा। समझ में आया? तो जैसे 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 मैं v को इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं v को इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे e का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे क्यूई क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। देखो ये यहां से आना चाह रहा है, क्यूई उसे सपोर्ट कर रहा है, तो क्यूई इंक्रीज करेगा। और अगर क्यूई इंक्रीज करेगा तो करंट इन अ सर्किट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ये कब की बात है? जब पोटेंशियल को हम लोगों ने सपोर्ट में लगाया। अब आई इंक्रीज करेगा करेगा करेगा, क्या इनफाइनाइट पहुंच जाएगा? एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, तो आंसर है नहीं। फाइनली क्या होगा? तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो फाइनली आई कहां पहुंच जाएगा? आई सेचुरेशन स्टेट पर पहुंच जाएगा। सभी को समझ में आ चुका होगा? यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल मतलब जब हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब सपोर्ट मिलता है तो बोलते हैं हाँ सर पॉजिटिव चल रही जिंदगी, तो ऐसे ही समझ लो पॉजिटिव साइकिल। जैसे आपको यहाँ से सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल। सभी को समझ में आ गया पॉजिटिव साइकिल का मतलब? क्लियर है? किसी को डाउट है क्या पॉजिटिव साइकिल में? जरा हैंड रेज करना या बताना मुझे कि हाँ सर प्रॉब्लम हो रहा है, चैट में मैसेज कर सकते हो। आपको पता है मैं आपको चैट पढ़ रहा हूँ। पॉजिटिव साइकिल समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहता है कोई? कोई तो होगा जिसे दोबारा चाहिए होगा कि हाँ सर क्या है, नहीं समझ में आया। कोई नहीं? ठीक है, समझ में आ गया, हैंड रेज कर रहे हो लोग। ठीक है, अब ये समझ में आया पॉजिटिव साइकिल कैसे काम कर रहा हो। तब आगे मान लो कि अब नेगेटिव साइकिल में आते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या हुआ? दोबारा ये डायग्राम समझ में आ गया पॉजिटिव साइकिल का। नेगेटिव साइकिल के बारे में बात करो, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या किया था। पहले पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले ये वी हायर 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 हायर, कलेक्टर प्लेट में हायर है और एमिटर प्लेट में लोअर है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में नीट की बात करो चाहे मेंस की बात करो, इवन एडवांस की बात करो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो टेस्ट करते हैं। कैलकुलेशन देखो, न्यूमेरिकल सबको आता है। एक फॉर्मूला 1 2 का 400 पढ़ाया ना लास्ट लेक्चर में, रट लिया, फॉर्मूला याद हो गया, मतलब एच वाई लैम्डा याद हो गया, नंबर आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम कहाँ होता है? जो पिछले बार नीट की बात करो, जो क्वेश्चन बोलते हैं लोग टफ हो गया सर, टफ नहीं हुआ था, कॉन्सेप्चुअल हो गया था क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ोगे यहाँ पर तो देखो सब कुछ मिक्स हो रहा है। ध्यान रखना जो छोटी छोटी बातों को। पहली बात ये बोला मैंने कि पॉजिटिव साइकिल में हायर पोटेंशियल कनेक्टेड टू कलेक्टर प्लेट एंड लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड टू लोअर प्लेट। समझ में आया? अगर ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्यूई कैसा? तो क्यूई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो क्यूई का कुछ ऐसा। और ये क्यूई को ये क्या कर रहा होगा? खुद इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा था, क्यूई भी उधर लगाने लग जाएंगे हम लोग। सोचो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, मैं और इधर खींचूंगा, और ऑब्वियस बात इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीड बढ़ेगी। ये बातें आप लोगों को समझ में आया? ये पॉजिटिव साइकिल था। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, हमें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। नेगेटिव साइकिल के बारे में कितने लोग सोच सकते हो? ट्राई करोगे क्या आप लोग, या मैं ही बात करूं? जैसा आप बोलो।
हालांकि मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो, ठीक है। नेगेटिव साइकिल के बारे में सोचो क्या होगा, सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, यहाँ कनेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जरा सोच के बताओ। नेगेटिव साइकिल सोच कर बताओ आप लोग। पॉजिटिव साइकिल समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो नेगेटिव साइकिल ट्राई करो एक बार, क्या होगा। मेरे साथ साथ बात करूं क्या, मैं ख्याल से सोच रहे होगा आप लोगों ने। देखो फिर से नेगेटिव साइकिल बना रहे हैं हम लोग। इस बार हायर इधर, लोअर इधर। जैसे हायर इधर, लोअर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई टू लो, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होगा, नेगेटिव चार्ज है, क्यूई किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। समझ में आया। तो ऑब्वियस सी बात है, सोचो अगर ये यहां से लेके यहां तक जा रहा है आपका, यहाँ पर मान लेते हैं वी पोटेंशियल समथिंग है, यहाँ भी वी होगा, यहाँ जीरो होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को क्यूई आप इस तरफ लगा रहे हो, तो इसकी स्पीड की बात करोगे आप, इसकी स्पीड की बात करो, जरा सोचो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी या घट रही होगी। जैसे जैसे मैं v इंक्रीज करूंगा, v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे e का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, e इंक्रीज करेगा, मतलब ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं। ऑपोजिशन, ऑपोजिशन मतलब कौन, क्यूई। जो ऑपोजिशन है वो ऑपोजिशन बढ़ रहा है घट रहा है, ऑपोजिशन भी बढ़ रहा होगा। जब ऑपोजिशन बढ़ रहा होगा तो स्पीड की बात करो, स्पीड घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी घट रहा होगा। अगर ऑपोजिशन बढ़ रहा होगा स्पीड घट रहा होगा। अगर स्पीड घट रहा होगा, जरा कमेंट करो, करंट के बारे में बात करो, करंट का वैल्यू बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, घट रहा होगा। इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है। तो ये ऐसा होगा सीक्वेंस से, देखो वी इंक्रीज, ई इंक्रीज, ई इंक्रीज, ऑपोजिशन इंक्रीज, ऑपोजिशन इंक्रीज, स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड घटा, करंट घटा। जैसे 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 आप इस तरीके से v का वैल्यू बढ़ाओगे, डायरेक्टली बात करूं, जैसे जैसे v का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे 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 आपको क्या दिखाई देगा, i का वैल्यू डिक्रीज कर रहा होगा। फिर से पूछूंगा कि यहां से क्या सारे इलेक्ट्रॉन का ही मैक्स से निकलते हैं। वही कहानी फिर से, क्या क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, मैं अचानक से छुट्टी बोल दूं तो ठीक है, बेल रिंग हो गया, जाओ बाहर, दौड़ के आप लोग जाओगे, ऑब्वियसली छुट्टी का इंतजार रहता है आप लोगों को भी। तो जैसे छुट्टी हुआ, पहला बेंच आसानी से निकल गया, लास्ट बेंच को थोड़ा स्ट्रगल होगा कि हाँ कोलिजन वगैरह होंगे, ठीक है। तो बोलेगा नहीं सर, तो ऑब्वियस से बात, जो पहला बेंच वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला होगा, और लास्ट बेंच थोड़ी स्ट्रगल के साथ निकला होगा। अब आपको पता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कितने काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो से लेकर कहां तक हो रहा होगा, क्लोज ब्रैकेट लगा रखा है, थोड़ा बहुत सेट थ्योरी पढ़ा होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बस समझाना चाहूंगा। इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जीरो से लेकर के मैक्स के बीच में रहा होगा, यानी मैक्सिमम जो स्पीड रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, के मैक्स के आसपास। अब हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन निकले भी नहीं होंगे, तो इसको जीरो बोल दे रहे हैं हम लोग, ये जस्ट निकल के री ऑब्जर्व हो जा रहे होंगे, री ऑब्जर्व हो जा रहे होंगे, ठीक है। अब आप लोग सोचो, मुझे इस प्लेट से इस प्लेट तक जाता था इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट आता था सर्किट में, ठीक है। सर्किट को फिर दोबारा बना देता हूं, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। अब अगर मैं मान लो मैं ऐसा बोलूंगा, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन के मैक्स से निकल रहा है। सोचो कि आपके क्लासरूम में जो सबसे तेज दौड़ सकता है, आपके क्लासरूम में सबसे तेज दौड़ सकता है, अगर मैं उसे ही यहां तक जाने तक रोक दूं, कि नहीं उस प्लेट तक पहुंचना ना दूं, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी पहुंच पाएंगे क्या कभी भी। अगर हमें मान लो सबको रोकना है, तो मैं सबको नहीं रोकूंगा, मैं किसे रोकूंगा, जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है। अगर आप इसे रोक दिए, अगर इसे रोक दिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसे रोक देंगे तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन इससे कम काइनेटिक एनर्जी के, वो तो ऐसे ही रुकने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। समझ में आता है बातें। तो अब अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स है ये कई मैक्स अगर यहाँ निकला होगा, गया 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 और अपोज कर रहे हैं, इसे अगर हम लोग जस्ट पहुंचने से पहले रोक दे, यानी गया 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 और टच करने से जस्ट पहले अगर रिटर्न आ जाए, तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर एमीटर लगा रखा है, तो एमीटर में करंट कितना रीड करने वाले हो आप लोग, जीरो रीड करने वाले हो। समझ में आ गया एमीटर करंट आप लोगों को, अरे समझ में आया ना एमीटर करंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ऑपोजिशन आपने बढ़ाया है। वही पिछला पेज वही है हमारा, यहाँ पर देख लो पिछले पेज में, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, ऑपोजिशन बढ़ा, स्पीड घटा,
करंट का वैल्यू घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और इस इंस्टेंट पर जब आपने वी नॉट अप्लाई किया है, स्पेशल नाम है क्योंकि इसी जगह पर आगे करंट एग्जैक्ट जीरो हो रहा है, इसके आगे भी जीरो रहेगा, लेकिन वी नोट में भी जीरो हो रहा है, वी नोट में जीरो होना स्टार्ट हुआ है, तो जब ये वी नोट पे जब ये जीरो हो गया तो करंट का वैल्यू यहाँ जस्ट जीरो हो रहा है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये स्टॉप कर रहा है किसे, करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने से। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आप लोगों को समझ में, मतलब समझ में आ गया होगा। क्या इसका कुछ वैल्यू भी है, आंसर है बिल्कुल हाँ। कैसे निकालेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इनडायरेक्टली के मैक्स कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन तो दिखता नहीं है हमें, तो देखो अगर ये वी नोट है तो इसे जीरो बोलेंगे, देखो ये वी नोट वी नोट वी नोट वी नोट, जीरो 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 जीरो, करंट की बात कर रहे हैं। अब यहां से लेकर जब यहां तक आया होगा तो एनर्जी क्या रहा होगा, कंजर्व रहा होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या वाइस वर्सा बात कर लो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन ई वी नॉट इक्वल टू के ई मैक्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर वी नॉट का वैल्यू 2 वोल्ट है, अगर वी नॉट का वैल्यू 2 वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि के ई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कई बार स्टॉपिंग पोटेंशियल देने का मतलब है ये इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको क्या दिया जा रहा है, तो इनडायरेक्टली आपको के मैक्स दिया जा रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो चुका है बातें, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसे ही हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी जाके ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं खासा रीड नहीं कर पाऊंगा, स्विच ऑफ हो गया हो, तो आप लोग चाहो तो यहाँ के चैट में रिप्लाई कर सकते हो अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है आप लोगों को, क्लियर है? ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है, तो देखो आगे बात करता हूँ। के मैक्स का वैल्यू भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। के मैक्स का वैल्यू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब आगे, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा इसलिए बोल रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल 5 to 10 मिनट्स में आप इस चैप्टर को कवर करने वाले हो। टॉपिक मतलब छोटा सा, देखो अब ये तो हमें समझ में आया, लाइट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, लाइट कैसा नेचर शो करता है, तो लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल से मेरा मतलब क्या है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। यहाँ पार्टिकल के बारे में बात किया कि फोटोन की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया, ये आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि के मैक्स क्या होगा, फोटोन की एनर्जी क्या होगी। लेकिन इसके आगे उसी टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, यानी जब आइंस्टाइन हुआ करते थे 1910 1915 के आसपास में ही, दूसरा एक थ्योरी आया। वो थ्योरी क्या बोला, किसने दिया थ्योरी, थ्योरी दिया आपका डी ब्रोगली ने दिया। इस टॉपिक का नाम है मैटर वेव, जैसा नाम है मैटर एंड वेव। तो डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर, उन्होंने तो लोगों को समझाया कि देखो होता क्या है कि जब कोई पार्टिकल है, जब कोई भी पार्टिकल, हम आप सभी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, किसी भी बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर उसके पास मोमेंटम है, अगर कोई बॉडी है उसके पास मोमेंटम है m है, और अगर लेट सपोज ये v से चल रहा है, अगर ये मास है, ये v से चल रहा है, तो ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम कुछ तो होगा इसका। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो लीनियर मोमेंटम होगा p इक्वल टू क्या लिखोगे, p इक्वल टू mv लिखने वालों, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। तो उनका कहना था कि कोई भी पार्टिकल अगर v मोमेंटम से चल रहा है, मोमेंटम उसके पास कुछ है, तो हो ना हो उसके पास वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगा। यानी ये पार्टिकल जो हम आप दिखाई दे रहे हैं, हम लोग मैटर तो है ही है, मैटर हम लोग जब जा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग मोशन करना स्टार्ट कर दे तो मैटर के साथ साथ हम लोग बिहेव करते हैं एज अ वेव, यानी हम लोग वेव भी है। हाँ, पहली बार सुन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, तो हम लोग मैटर भी है, हम लोग वेव भी, उनका सिंपल सा कहना था। तो कोई बॉडी अगर एमवी से चल रहा है तो इसके पास मोमेंटम भी है, मोमेंटम मतलब कौन सा मोमेंटम, एमवी भी है, एमवी मतलब लीनियर मोमेंटम भी है, और लीनियर मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी रहा होगा। तो उनका सिंपल से स्टेटमेंट था, एनी मैटर बिहेव एज अ वेव, एंड वेवलेंथ फॉर दिस, ये ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम फॉर दिस डिफाइन एज मोमेंटम, एमवी तो समझ में आता ही है, शुरू से पढ़ते आए हम लोग, दैट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लैम्डा। समझ में आ गया, बस यही स्टेटमेंट है, तो हाँ यही स्टेटमेंट है, लिख लेना आप लोग। मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल mv is also defined as h by lambda। h by lambda मतलब वेव नेचर,
एम वी मतलब पार्टिकल नेचर, यानी एनी मैटर बिहेव एज अ वेव, ये स्टेटमेंट था इनका। तो लिख लो एम वी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, एम वी इक्वल टू एच डिवाइड बाई लैम्डा। समझ में आ गया आप लोगों को? अब सिंपल सी बात है, देखो एम वी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो एक मैटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। अगर मान लो मैं बोलूंगा एक हमारे सामने इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं? वेवलेंथ कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस वेवलेंथ का नाम होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v से अगर ये चल रहा है ये बॉडी, तो अगर v से चल रहा है तो मैं ऐसा बोलूंगा, क्या इसका भी वेवलेंथ होगा? तो आंसर है हाँ। क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v, v क्या है? वेलोसिटी है, इक्वल टू h डिवाइड बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ से h डिवाइड बाई एम ई इंटू वी। ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया, खुद के बारे में बात नहीं किया कि हाँ सर हमारे मास तो 50 केजी है, 60 केजी है, हम भी तो दौड़ते हैं, हमारे बारे में बात नहीं किया। आप अपने बारे में भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है अभी कुछ देर पहले जब लाइट इंसिडेंट करता है कौन निकलता है? हम आप या इलेक्ट्रॉन? बोल भी दो, हम आप या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन का निकलना एम ई वी एच बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम ई इंटू वी। अच्छा, एम ई इंटू वी क्या है? मोमेंटम है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? क्लियर हो चुका है? एम ई इंटू वी, नोट डाउन कर लो इसे, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम ई वी। इसे ही हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर हो चुका है मैटर वेव आप लोगों को? नोट डाउन करो इसे। ठीक है, अगर ये यहाँ तक समझ में आ गया तो देखो आगे बात करता हूं मैं। अब फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे ही डर गए होंगे, लास्ट टाइम जो कैलकुलेशन कराया था फर्स्ट लेक्चर में 6.634 10 टू पावर -34, ये सब ऐसे रखना पड़ेगा क्या? क्या इसका शॉर्टकट है? बता दूं शॉर्टकट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन ध्यान रखना। देखो इलेक्ट्रॉन्स के लिए शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट नहीं है, बेसिकली क्या कर रहे हैं ना हम लोग, लास्ट लेक्चर में बात किया था, एच का वैल्यू सबके लिए फिक्स रहेगा, सी का वैल्यू सबके लिए फिक्स रहेगा, तो क्यों ना उस वैल्यू को रख के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg, वो तो फिक्स रहने वाला है। चेंज होगा भी तो क्या होगा चेंज? देखो मैं बोलूंगा इफ इलेक्ट्रॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी, इफ इलेक्ट्रॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितने का काइनेटिक एनर्जी? तो लेट सपोज मैं बोलूंगा ये काइनेटिक एनर्जी है के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? के का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। इफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दे रखा है के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा क्या होगा? तो लैम्डा हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? जो कहीं भी हो सकता है, मोशन कर रहा हो, कहीं भी मोशन कर रहा होगा, एज ए मैटर जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहा होगा, उस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। पिछले में जो लैम्डा किसका लैम्डा था? वो फोटोन, यानी जो वेव गिर रहा है उसका फोटोन था। और ये किसका फोटोन, किसका वेवलेंथ है ये? तो ये वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है, या जो इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहा है उससे अब बात कर रहे हैं हम लोग, उसका लैम्डा है। यानी हर एक चलता फिरते के आसपास कुछ ना कुछ लैम्डा एसोसिएट होता है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जो लैम्डा होता है इसके लिए, वो लैम्डा होता है, आपको पता है क्या लिखोगे? एच डिवाइड बाई पी। सही लिखा है ना? पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ऐसे ऐसा लिख देते हैं एच डिवाइड बाई। अच्छा, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा जा सकता है, अगर याद नहीं आया तो मैं बता दूंगा आपको। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। कहाँ पढ़ा था? क्लास 11th वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, याद नहीं होता, कई लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बात कर देता हूँ। कोई भूल गया तो कोई बात नहीं, इसलिए तो बता रहा हूँ, मुझे पता है कुछ लोग भूल जाते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं भूलना, लेकिन रिवीजन कर लो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो पी इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से? रूट ओवर ऑफ ए 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूट। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा लैम्डा इक्वल टू, देखो लैम्डा इक्वल टू, अब देखो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन H, ये वाला E,
सब तो कांस्टेंट कांस्टेंट वाले क्वांटिटी है, तो किससे सॉल्व करने से कुछ आंसर आएगा? तो आंसर आ जाता है 12.27, ठीक है। 12.27 डिवाइड बाय रूट के कहां से रखेंगे? के यहां से रखेंगे। किसमें आंसर आएगा? मीटर, नैनोमीटर? नहीं, आंसर किस में आता है? एंगस्ट्रम में आता है, लास्ट टाइम में भी देखा था, ठीक है। इस बॉक्स को बना लो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाए आप लोगों को नीट और मेंस के पेपर में तो देख लो, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज करना है, 12.27 डिवाइड बाय रूट के इन एंगस्ट्रम। बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स हैव ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कुछ नहीं, फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डायरेक्टली रख दिया 12.27 डिवाइड बाय रूट के एंगस्ट्रम। के का वैल्यू बस दिमाग में रखना कि कौन सा के है, और आंसर किस में आता है? तो आंसर आता है एंगस्ट्रम में आता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका है यहां तक, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न फिजिक्स, सभी को समझ में आ चुका है मॉडर्न फिजिक्स आप लोगों को। मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर बोलूंगा मैं इसे, तो चैप्टर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड मैटर वेव। मैटर वेव टॉपिक था छोटा सा, बाकी पूरा पूरा स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह के बारे में हमने बात किया, ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है, क्लियर हो चुका है आप लोगों को। तो ठीक है, आज का लेक्चर यही तक एंड देता हूँ, फिर से बोलूंगा आपको क्या करना है। आज के लेक्चर पढ़ा, नोट्स आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद नोट्स से, इसके अलावा आपको क्या करना है, जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ। सबसे बेस्ट गाइड जो हो सकता है, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, इस लेक्चर में बोलूंगा, सबसे बेस्ट गाइड जो आपके लिए हो सकता है वो कौन है? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स के मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक के मिलेंगे। अब आप लोग तैयार हो इस चैप्टर में +4 स्कोर करने के लिए, बस क्लास के बाद एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो चुका है? ठीक है, मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में फिर।